नमस्कार, मैं अनुराधा कुमारी एमयू जर्नलिज्म पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर गौतम सिंह धाकर से, जिन्हें यंग साइंटिस्ट 2023 से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, जिनके कई सारी किताबें और आर्टिकल्स भी पब्लिश हो चुकी हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, अब शुरुआत करते हैं शुरुआत से, यानी कि आपके बचपन से, आपकी प्राथमिक शिक्षा, आपके दोस्त, आपके भाई बहन से। प्राथमिक पहले तो परिवार जो है वो एक गांव में रहता है, बहुत मिडिल फैमिली है। शिक्षा 5वीं क्लास तक मेरी प्राइमरी स्कूल में सरकारी स्कूल था, वहाँ पे हुई। उसके बाद में जो तहसील लेवल के स्कूल्स थे गवर्नमेंट, उसमें हुई। पढ़ने में कोई ज़्यादा खास मन नहीं था, बहुत एवरेज स्टूडेंट से भी नीचे के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें से एक कहीं था। 8 9 तक भी कभी नहीं सोचा था कि आगे पढ़ूंगा। हमेशा ये सोचते थे कि गांव के रहने वाले थे कि खेती करेंगे, ज़्यादा पढ़ाई में इतना मन नहीं। लेकिन फैमिली ने थोड़ा सा प्रेशर किया, फैमिली ने थोड़ा सा पुश किया चीज़ों को लेकर। तो 9th के बाद में हम थोड़ा चीज़ों को समझे, थोड़ा इन्वायरमेंट समझे, एजुकेशन को समझे, तो आगे पढ़ने के लिए जयपुर गए। फैमिली में मेरे फादर हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी, उन तीनों में मैं अकेला बेटा हूँ। और मैं अगर मेरी पढ़ाई का अगर मैं पूरा श्रेय अगर मैं देना चाहूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरे जो चाचा जी हैं, जो जयपुर रहते हैं, प्रेम सिंह जी, मुझे आज तक जितना सपोर्ट उन्होंने किया है मेरी पढ़ाई को लेके, उतना सपोर्ट मैं ये नहीं कह सकता कि माँ बाप ने नहीं किया, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा सपोर्ट मुझे आज यहाँ पहुँचाने में मेरे चाचा जी का है। और सफ़र शुरू होता है मेरा जब मैं 9th क्लास से जयपुर पहुँचा। और जयपुर में जब मैं पहुँचने के बाद में जब मैंने मेरा एजुकेशन स्टार्ट किया 10th लेवल से, तो मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। धीरे 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 चीज़ों को समझते गए, चीज़ों को देखते गए, और वो चलता चलता आगे बीएससी, एमएससी एंड डॉक्टरेट तक। और आज आपके सामने मेवाड़ विश्वविद्यालय में एज एसोसिएट डीन एंड हेड मैं कार्यरत हूँ पिछले 9 साल से। सर, जैसा कि आपने जिक्र किया अपने चाचा जी का, तो उनके उनके बच्चों से आपके कैसे संबंध रहे, आपके भाई बहनों से आपके कैसे संबंध रहे बचपन में? देखो, मेरी जो खुद की सिस्टर्स हैं या चाचा जी की, हम एक ही फैमिली में रहते हैं, एक ही मकान में रहते हैं, एक ही जगह खाना बनता है। इनकम सोर्स हमारे सबके अलग अलग है, लेकिन चीज़ों का इन्वेस्टमेंट, चीज़ों का आउटपुट सब जगह एक ही है। तो कभी भी वो डिफ्रेंशिएट मैंने नहीं किया कि ये चाचा जी की बेटियां हैं, ये मेरी सिस्टर्स हैं, या ये ताऊ जी की हैं। आज भी चाचा जी की एक बेटी आपके मेवाड़ विश्वविद्यालय जो हमारा है यहीं पढ़ती है। और सभी में इक्वल है। मैं मेरे सिस्टरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मेरी महत्व जो है वो मैं मेरे जो चाचा जी की बेटियां हैं उनको देता हूँ। यही है कि ऐसा कोई डिफरेंशिएट मेरी नज़रों में नहीं है, ना आगे है, ना आगे, ना आगे। सर, आपने एग्रीकल्चर क्यों चुना? क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो और भी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जैसे आईएएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पर एग्रीकल्चर। एक्चुअली जब हम 2006 में जब हमने 10th पास किया, तो एग्रीकल्चर को एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता था कि बहुत सिंपल सब्जेक्ट है जिसको हर कोई पढ़ सकता है। और गांव के रहने वाले थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको हम जानते थे कि खेती बाड़ी कैसे होती है। तो चीज़ों को, सब्जेक्ट को पढ़ना, उनको समझना एक हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा था। और उस टाइम का वो एक सब्जेक्ट अलग से चलता था कि लोग उसको ज़्यादा अप्रोच नहीं करते। तो स्कोप उसमें बहुत ज़्यादा 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 थे, लेकिन लोगों को समझ नहीं था कि उस सब्जेक्ट में या उसको उसमें कुछ अच्छा कर सकते। तो मैंने डिसाइड नहीं किया, ये भी मेरे चाचा जी ने ही डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट होता है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, आप उसमें अच्छा कर सकते हो। तो वो जो शुरुआत थी एग्रीकल्चर की, वो मेरी वहाँ से हुई, क्योंकि 10th मैंने जैसे जयपुर से पास किया तो मन ये था कि मैं गाँव में जाके खेती करूँगा। लेकिन चाचा जी ने पुशअप किया कि नहीं, आप एग्रीकल्चर लीजिए, आप मत साइंस मैथ पढ़िए, आप एग्रीकल्चर लेके और आप आगे देख लीजिए, अगर मन लगे तो पढ़ लो। और वो आज उस दिन है या आज का दिन है। एग्रीकल्चर इतना अच्छा हो गया मेरे लिए कि आज की डेट में हम टोटली 17% अगर इंडियन इकोनॉमी देखा जाए, जीडीपी देखा जाए, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जिसको हम लोग जिस तरीके से या ये एक सफर था जिसको बाकी और तो कोई ऐसा ज़्यादा नहीं था कि नहीं पर्टिकुलर
कि इसमें कोई करियर बनेगा या इसमें कुछ हम अच्छा कर पाएंगे। सिंपल एक यही तरीका था कि ये कोर्स एक नया है, इसमें स्कोप बहुत अच्छे है और उस टाइम का ये एक सिंपल सब्जेक्ट हुआ करता था, तो इजीली हम अच्छे से पास कर सकते। ये एक था। सर आजकल बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि डिस्ट्रैक्शन, आपको आपके दोस्तों से ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन का समस्या रही या फिर? नहीं हुआ, जब जो कॉलेज लाइफ थी हमारी, स्कूलिंग लाइफ में भी ये चीज़ें हुई, ये चीज़ें अभी भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें पहले कुछ अलग थी, आज भी हैं। अगर आपकी जिससे ट्यूनिंग अच्छी होती है, जिसके साथ आप कंफर्ट होते हो, जिसके साथ आपके कहते हैं विचार मिलते हो, जिसके साथ आपके थॉट्स मिलते हैं, आपकी ट्यूनिंग उसके साथ अच्छी रहेगी। आपके उसके लिए आपके माइंड में कोई भी चीज़ गलत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई आप एक अच्छे बेनिफिट जोन में हो, एक अच्छे जोन में हो, लेकिन आगे वाला अगर आपको गलत तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करे, अगर गलत तरीके से आपको रिप्रेजेंट करे, तो नेचुरल सा है कि कहीं ना कहीं आपका एक डिस्ट्रैक्शन जो है वो उसके लिए थोड़ा सा अलग चला जाता है। कि आप जब उसके लिए इतना अच्छे हो, वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा होता है। ये सब में है, ये मेरे में भी है, एजुकेशन लाइफ में भी थी, जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था। ठीक है। सर अभी आपने बात की ट्यूनिंग की, तो अब आते हैं हम आपके पर्सनल लाइफ पर, जैसे फैमिली लाइफ, लव लाइफ, एज अ पेरेंट्स। तो आप जैसे आप एक पिता हैं, हमने नॉर्मली देखा है कि पिता का लगाव बेटी की तरफ ज़्यादा रहता है, तो आप अपनी इसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखो, काफी कोई किताब फादर बना नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा मुझे मेरे पेरेंट्स ने पाला है, जो उन्होंने मुझे एक कहते हैं ना संस्कार दिए, जो एक उन्होंने नेचर बिहेवियर दिया मुझे कि आपको इस समाज में कैसे आया, और उसी बिहेवियर और उसी समाज को लेके जब मैं आज तक पहुंच गया यहाँ पे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से कुछ कहीं पे जाके कोई अपना सिर नीचा करना पड़े, या उसको किसी की सुननी पड़े, या वो उनको कोई ऐसा गलत फील हो कि नहीं उनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो जो चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई है, जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई है या मेरे अंदर डाली है, वही चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे जो बच्चे होंगे उन सब में भी मैं यही चीज़ें मानता हूँ कि जैसा मुझे मेरे फादर ने बताया है, सेम वही चीज़ें मैं मेरे बच्चों को बताऊँ कि आपको किस तरीके से रहना है इस समाज में और किस तरीके से इस समाज में। सर आज आप कॉलेज के बच्चे पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो जैसे आजकल के बच्चे लव लाइफ, आपकी कोई लव लाइफ रही है कॉलेज के दिनों में? किसी की हमारी भी थी, सबकी। देखो ये नेचुरल ह्यूमन है जिसको आप डिनाई नहीं कर है। देखो एक, अब उसको आप जो एक लव लाइफ होती है उसको आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं वो गलत है। आपका किसी के भी लिए एक अट्रैक्शन हो सकता है, किसी के लिए भी आपका एक क्लोज वाला रिलेशन हो सकता है, जिसको आप हर चीज़ में आप अपनी कोई अच्छाई है, बुराई है, या आपसे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी और को ना बता पाते हो, उसको बता सकते हो। तो ये रही है चीज़ें, लेकिन वो कहते हैं ना अल्टीमेटली कि कभी लव किसी को लास्टली मिलता नहीं है, बहुत रेयर मिलता है। तो वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन बाय गॉड ऑफ ग्रेस उनके साथ किसी चीज़ें थी, वो अपनी जगह से, वो अपनी जगह से और रहा। जब ये सारी चीज़ें, अब शादी हो गई, अब तो मैरिड लाइफ हो गई। अब उन सबसे अच्छी चीज़ है कि उन सबसे अच्छी वाइफ थी, तो एक डॉक्टर है और गायनिक है, एक हॉस्पिटल संभालती है बहुत बड़ा। सर जब हम आपके बारे में जान रहे थे तो हमें पता लगा कि आपकी जो बॉन्डिंग है आपकी वाइफ से एज अ फ्रेंड है, एज अ पार्टनर है। देखो उसमें ऐसा नहीं है। देखो तो सबसे पहले हम फ्रेंड ही थे, हम कोई वो नहीं थे, फ्रेंड ही थे, नॉर्मल कहते ना फेसबुक वाला फ्रेंड, वो थे हम। और फिर बाद में जब चीज़ें निकली तो कुछ वैसे रिलेशनशिप में, लेकिन फ्रेंड भी हमने स्टार्टिंग की चीज़ें, और आज भी हम वैसे ही चीज़ें करते हैं जैसा एक स्पोर्ट्स का होता है।
जब कहाँ कहीं जरूरत होती है कि आपको आपकी फैमिली में जाना है, आपको रिलेशन में जाना है, तो एक वहाँ जो बिहेवियर होता है आपका कि वहाँ पे आपको एज ए एक हस्बैंड वाइफ रिएक्ट करना, हस्बैंड वाइफ आपको परफॉर्म करना, तो वो सारी चीजें वहाँ वैसी होती है। लेकिन अगर पर्सनली अगर देखा जाए तो कौन सा चीज तो अगर ये- सर हम पूछना चाहेंगे आपकी करियर के बारे में, क्योंकि आपने कहा कि आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो आपने अपने जो फेज होता है कॉलेज लाइफ का, उसमें आपने अपने एक्सपेंस कैसे मैनेज किए? देखो एक्चुअली फादर बताया था कि किसान, और खेती में सिर्फ दो बार पैसा आता है, एक जब आपकी मार्च अप्रैल में फसल कटती है और एक आपकी जब सितंबर अक्टूबर में फसल कटती है, दो टाइम पैसा। अगर आपको मंथली पैसा चाहिए तो वो पैसा, अगर आपके पेरेंट्स एम्प्लॉय हैं कहीं जॉब करते हैं तो पैसा आपको मिलेगा, अदरवाइज जब भी हमने पेरेंट्स से मांगा, हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं से कर्ज लेके दिया। ये तो है, मेरी फैमिली हमेशा पैसे को मैनेज ही किया है, चाहे मेरे अंकल ने किया हो चाहे मेरे फादर ने किया हो। खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी अच्छी है, लेकिन पैसा जो आता है खेती बाड़ी का वो उसका, हम 2000 मांगते थे वो 1500 बेचते थे, हम 4000 मांगते थे वो 2000। ये कंडीशन हमारी उस टाइप की जब हम कॉलेज लाइफ में पढ़ते। तो किसान फैमिली है वो ऐसे ही रन होती है, हम भी ऐसे ही थे। प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उस टाइम एक ट्रेंड चेंज हो रहा था, तो उस टाइम ट्रेंड चेंज होने के साथ साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी थी कि हमको अच्छा पहनना है, अच्छा खाना है, अच्छा रहना है। अब उसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन उन सब चीज़ों को हमने कहीं ना कहीं डाउन किया। जो आज की जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें पेरेंट्स को अगर बोल दिया कि मुझे 15,000 का फोन चाहिए तो चाहिए। अब उस टाइम हमको अगर ये चीज़ हम बोलते हैं तो दो चार लोग सकते थे, गालियाँ लग से पड़ती थी कि नहीं ये चीज़ें खाने के लिए ले लो, पहले ये चीज़ बात कर ले। तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, बहुत सिंपल एंड स्मॉल लाइफ थी। 1500 रुपये महीने का मिलता था मुझे 2007 और 8 में, और 10 में जाके वो 2,500 हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर आपकी बातों से सुनकर लगता है कि आप बहुत अच्छे मनी मैनेजर हैं, आप बहुत अच्छे से मनी को मैनेज कर पाते हैं। तो इसके बारे तो आज के बच्चों के बारे में, आज के बच्चे मतलब जैसे आपने बोला कि 15,000 का फोन चाहिए तो चाहिए, तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे, हाउ टू मैनेज मनी? देखो पहले मैं मैनेज करता था मनी, पहले सारी चीज़ें होती थी, आज चीज़ें अलग हैं। आज क्या है कि आपकी जो अर्निंग होती है उस अर्निंग के अकॉर्डिंग आप पैसों को इन्वेस्ट करते जाते हो। दूसरा रहा बच्चों का सवाल कि बच्चों की एक्सपेक्टेशंस जो होती है, देखो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, या इनका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स से ही होगा। अगर पेरेंट्स अगर उस चीज़ को पहले से डील करके चलेंगे कि नहीं, अगर मेरे बच्चे मुझे 30,000 का फ़ोन मांग रहे हैं, 15,000 का फ़ोन मांग रहे हैं, उसके पास तो मैंने देखा 1.5 लाख के फ़ोन, आईफोन्स रखे हुए हैं। तो इस एजुकेशन लाइफ में जिसमें आप सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, उसमें आप अगर अभी से 1.5 लाख का फ़ोन रखो तो उससे क्या होता है, मुझे मेरे सर लोगों ने दो चीज़ें समझाई हैं। आप कभी भी स्टूडेंट लाइफ में कुछ डिफरेंट कीजिए, जैसे आप रिंग पहनिए, आप चेन पहनिए, कुछ एक्स्ट्रा अलग से वॉच पहनिए, वो आपको आपकी पढ़ाई में 110% डिस्ट्रैक्ट कर। आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि घड़ी कैसी लग रही है, रिंग कैसा लग रहा है, चेन कैसी लग रही है। अब आपके पास फोन है तो आप उस फोन को देखते रहोगे 24 घंटे कि मेरा फोन 1.5 लाख का है, तो इसमें क्या नया फीचर है, क्या चीज़ है। तो जो चीज़ आपके पास में एक्स्ट्रा है, जो आपकी बियॉन्ड लिमिट जाके भी है, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आपकी जो एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी, उसको आप स्ट्रॉन्ग बूस्ट कीजिए। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं आपको उसकी जरूरत है उस फोन की 1.5 लाख, तो परचेज कीजिए। और अगर आपकी फैमिली उस लायक है तो फिर नहीं। तो कुछ फैमिली तो ऐसी है किसान परिवार की जो टाइमली अपने बच्चों की फीस तक जमा नहीं कर पाते, और उन्हीं बच्चों के पास में 15 से 20 हजार रुपए के फोन रखे हुए हैं। क्यों? जब वो प्रेशर बनाते हैं फैमिली पे, तो फैमिली तो माँ बाप ही होते हैं। प्रेशर बनाते हैं तो वो पैसे दिलाते हैं, चाहे वो कहीं से भी लेते हैं, चाहे कर्ज लेके आए, चाहे किसी से मांग के लेके आए, वो आपको देंगे। तो ये चीजें मेरे हिसाब से, मेरी थॉट्स के हिसाब से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चे को मनी मैनेज करना आना चाहिए। बहुत जरूरी है आज के टाइम में। इनकम ऑफ सोर्स बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। आज अगर आपकी फैमिली में दो बच्चे हैं तो दोनों को पढ़ाने के लिए आप किसी नॉर्मल से स्कूल में चले जाइए, 30 से 50 हजार रुपए की फीस भरी जाए। तो इसीलिए ये हमको ही सोचना पड़ेगा, ना कि हम ये डिपेंड होंगे हमारे माँ बाप पर।